नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कृतिका भाग 1 यानी कक्षा 9वीं की जो कृतिका की पुस्तक है आपकी, उसका चैप्टर है मेरे संग की औरतें। किसने लिखा है? मृदुला गर्ग जी ने। इसको हम सीखेंगे, इसका सारांश सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा, मेरे संग की औरतें यानी लेखिका ने अपने जैसी ही महिलाओं की चर्चा की है इसमें। वो एक अलग बात है कि पड़ोस वालों की नहीं की, बल्कि अपनी पूरे परिवार की है। जैसे उनकी माँ है, उनकी नानी है, दादी है, परदादी है, उनकी बहनें हैं। ठीक है बेटा, तो उनके स्वभाव की चर्चा की है कि कौन किस तरह के स्वभाव का व्यक्ति था उनके परिवार में। तो यह क्या है? यह एक संस्मरण है, ये बड़ा प्रसिद्ध। ठीक है, तो अब इसमें हम शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी किसकी चर्चा की है? उन महिलाओं की जो उनके परिवार में रही हैं, किस तरह के स्वभाव की हैं, कैसे उनकी विचारधारा थी, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, कैसे उनको ख्याति प्राप्त हुई, यह सब इस सारांश में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं कि जो लेखिका की नानी से हम शुरू करते हैं कि लेखिका की नानी है वो कैसी थी? पारंपरिक यानी परंपराओं से बंधी हुई थी, परंपराओं को मानने वाली थी, अनपढ़ थी माने पढ़ी लिखी महिला वो नहीं थी, और पर्दा नशी यानी हर समय पर्दा करके रखती थी, यानी किसी से मुंह खोलकर वो बात नहीं करती थी। बात समझ में आ गई? लेखिका की नानी कैसी है? पारंपरिक है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर्दा नशी है, यानी हर समय वो मुंह खोलकर नहीं रखती, वह हर किसी से बात करना पसंद भी नहीं करती। आगे जो उनके नाना है वो बिल्कुल एकदम उसके विपरीत हो गए, क्योंकि नाना कैसे है? बैरिस्टर माने वकील हैं। वकालत कहाँ से पढ़ के आए हैं? विलायत से, यानी बाहर से वो पढ़ाई करके आए हैं, इसीलिए रीति रिवाज भी उनके विलायती ही हैं। समझ में आ गई आपको? नानी अनपढ़ है, नाना पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और पढ़कर भी कहाँ से आए? विलायत माने विदेश से। कौन सी यूनिवर्सिटी थी उनकी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्टर यानी वकालत की डिग्री ली थी। समझ गए? तो अब है कैसे? यानी वो अपने रीति रिवाज में रहते हैं, विदेशी रीति रिवाज में रहते हैं। नानी आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, माने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विदेशी रीति रिवाज से रहते हैं, तो मैं भी ऐसे रहूं या मेरे ऊपर कोई दबाव डाले। तो ऐसा है कि ना तो नाना ने कभी उनके ऊपर दबाव डाला और ना ही उन्होंने कभी उनके तरीके से रहने की कोशिश की। यानी नानी आजाद हैं, वह अपने हिसाब से अपना जीवन गुजारती हैं, बीमार रहती हैं। जब उनको लगा कि उनका अंतिम समय नजदीक है तो वह मुंहजोर हो गई, यानी अपनी बात बोलने लगी। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की चिंता जताई और अपने पति से कहा कि वह अपने मित्र को बुलाकर लाए, मुझे उनसे बात करनी है। अब यह सुन करके कि जिस महिला ने कभी किसी से मुंह खोलकर इस तरह से बातें नहीं की, वह मेरे मित्र से क्या बातें करना चाहती है, उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने प्रश्न नहीं किया, बल्कि समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने जैसे ही नानी ने यह डिमांड रखी, मांग रखी, तुरंत अपने मित्र को उनके सामने उन्होंने प्रकट कर दिया, माने लाकर उपस्थित कर दिया। ठीक है, तो पति के दोस्त रहे हैं, वो हैं कैसे? स्वतंत्रता सेनानी। नाम क्या है उनका? प्यारेलाल शर्मा। समझ में आ गई? यानी बेटी की शादी की चिंता है तो उन्होंने वर खोजने के लिए अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया है बेटी के वर के लिए। अब वो उनके सामने रखते हैं कि आप मेरी बेटी के लिए वर खोज कर लाइए। ठीक है, जो कैसा होना चाहिए? साहब ना होकर आजादी का सिपाही होना चाहिए, माने साहब नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहबों के परिवार में तो वो रहती ही थी, उसको मालूम ही था कि किस तरह का रहन सहन और किस तरह का आचार और व्यवहार होता है। उसने अपनी बेटी के लिए क्या मांगा है? आजादी के सिपाही की मांग की है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए? अब उनकी माँ के लिए रिश्ता आ जाता है, यानी प्यारेलाल जी एक लड़का खोज कर ले आते हैं। तो अब माँ की चर्चा करते हैं कि माँ की शादी हुई किससे? एक पढ़े लिखे युवक से। ठीक है, जो कैसा है कि आईएएस का एग्जाम देने वाला था, लेकिन चूंकि आजादी का सिपाही की बात की है तो आजादी का इतना जुनून था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मानो उनको अपराध में फंसा करके उसको एग्जाम नहीं देने दिया। ठीक है, एग्जाम से बाहर निकाल दिया। बेचारे के पास पुश्तैनी पैसा भी नहीं है,
यानी जो दादा परदादा की संपत्ति होती है वह भी उसके पास नहीं है, यानी एक आम इंसान है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा जी यहाँ तक आपको, कि उनकी नानी की और इनकी माँ की, कि माँ की शादी पढ़े लिखे युवक से हुई जो IAS का एग्जाम देने वाला था, लेकिन अपराध में फंसाने के कारण उनको उस एग्जाम से बाहर कर दिया गया। उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा भी नहीं है। अब माँ को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी बेचारी को। खादी की जो धोती होती है वह थोड़ी भारी होती है। अब माँ कैसी है, उनकी बड़ी नाजुक है। वह रातों रात उस धोती को पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी, पूरी रात पहन कर देखती थी। अब दादी उनके बारे में कहती थी कि हमारी जो बहू है वो इतनी नाजुक है, मानो धोई पोछी और छीके पर टांग दी, यानी सिर्फ देखने दिखाने लायक ही है, काम हम इससे नहीं कराते। क्योंकि वो क्या है कि काम कराने के लिए तो हमारे पास बैल है। कहती हैं कि हम हाथी से खेत नहीं जुतवाते, हल नहीं चलवाते, बल्कि हमारे पास बैल है, यानी काम करने वाले हमारे पास बहुत लोग हैं, तो इससे हम काम नहीं कराते। ऐसी उनकी भावना थी। किसकी? लेखिका की, जो दादी हैं, ये उनके वचन है। अब उनके पास कोई काम उन्होंने कभी किया नहीं। किसने? लेखिका की माँ ने कभी कोई काम नहीं किया, यानी अपने बच्चों का भी काम नहीं किया। वो कहती है भारतीय माँ जैसा उनमें एक भी गुण नहीं था। ना उन्होंने कभी हमें नहलाया धुलाया, ना कभी भोजन कराया, ना ही कभी हमारी कोई इच्छा की उन्होंने पूर्ति की। यानी हर समय हम बाकियों के साथ, दादी के, बुआ के और पिता के, इनके साथ हम लगे रहते थे। माँ ने हमारा ऐसा कोई काम नहीं किया। जबकि माँ सलाहकार बहुत अच्छी थी, यानी घर में अगर कोई भी काम होता तो उनकी सलाह के बिना नहीं होता था, और उनकी सलाह पूछी भी जाती थी और उसी के अनुसार कार्य भी किया जाता था, यानी उसको पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। माँ कम बोलने वाली महिला थी, यानी बहुत कम बोलती थी, जो बोलती थी वो सत्य बोलती थी। ठीक है, हर समय पढ़ाई में लगी रहती, ईमानदार महिला है, और इसी के कारण, ईमानदारी के कारण ही उनको सबका आदर प्राप्त है। सबके आदर से मतलब अपने घर वालों का आदर भी और बाहर वालों का भी, क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर उनसे अपनी बात करना चाहता तो वो बात कर लेता, यानी वो किसी की बात एक दूसरे से नहीं कहती थी। चुगली वाला गुण उनके अंदर नहीं था, तो इसीलिए हर कोई उनका आदर करते थे, हर कोई उनका सम्मान करते थे। अब लेखिका बात करती है अपनी परदादी की। ठीक है, तो परदादी कैसी हैं? भगवान में आस्था रखने वाली है। ठीक है, भगवान में आस्था रखने वाली है, आस्तिक महिला है, और साथ साथ इतनी बड़ी दानी भी है कि वो अपने पास सिर्फ 2 धोती रखती हैं, 2 से अगर तीसरी हो गई तो वो उसको दान कर देती थी। समझ में आ गया? यानी बहुत ज्यादा जोड़कर कंजूस महिला वो नहीं थी, जोड़कर रखने वाली। 2 धोती वो रखती थी। उनको ऐसा लगता था कि एक धो और एक पहनो, यानी कम चीजें रखेंगे तो उनकी हम सुरक्षा अच्छे से कर पाएंगे, और ज्यादा भीड़ भरा सामान रखेंगे तो फिर चीजों की केयर नहीं की जाती। ठीक है, इसलिए वो जिसके जरूरतमंद के काम आए उसको काम के लिए मानो वो दान कर देती थी। आगे उन्होंने क्या किया? पतोहू यानी पुत्र वधू जो है उसकी बहू के लिए बेटी की मन्नत मांगी भगवान से। तो लोगों को लगता था कि दादी के तार ना ईश्वर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मानो यहाँ से वो तार खींचेगी, वहां से टन बजेगा और तथास्तु हो जाएगा, यानी जो दादी मांगेगी वो ईश्वर उनको दे देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि दादी ने अपनी बहू के लिए बेटी की मन्नत मांगी। अब मानो भगवान इतनी अफरा तफरी में आ गए कि जैसे एक की जगह 5-5 कन्याएं उनके घर में आ गई। ठीक है, 5-5 कन्याएं पैदा हो गई, माने लेखिका 5 बहनें वहां पर जन्म ले चुकी थी। अब एक बार की घटना वो बताती हैं कि घर में मतलब बाहर पड़ोस में ऐसे शादी का माहौल था, जो मोहल्ले वाले हैं वो सब बारात में गए हुए थे, जो घर में बची हुई थी महिलाएं वो नाच गाने में व्यस्त थी। तो दादी चोर को लगा कि सेंध लगाए बैठा था कि मैं इस घर में घुसूंगा और चोरी करके लाऊंगा। तो चोर को ये मालूम नहीं था कि दादी कमरा बदल के, इतनी बूढ़ी महिला कमरा बदल कर सो जाएगी। दादी ने अपना कमरा छोड़ के, चूंकि वहां शोर शराबा ज्यादा था, वो दूसरे कमरे में सो गई। उधर ही चोर जा घुसा। अब जैसे ही चोर घुसा तो उसकी आहट से दादी की आंखें खुल गई। उसे प्यास लगी थी, उसने पास में देखा उसका बर्तन रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है। वो उठाती है और कहती है ले जा पानी लेके आ। तो उसे लगा कि भगवान भाई अब तेरे और भगवान के सिवा मेरा दूसरा है कौन। तो चोर को लगा शायद भगवान कहीं आसपास ही है, वो डर गया। उसने उठाया लोटा, वो बोला मैं आप मेरे हाथ का पानी कैसे पी सकती हो, मैं तो चोर हूँ। तो उसने बोला कुछ चोर नहीं है, तू मुंह पे अच्छे से कपड़ा बांध लेना,
पानी को हाथ धोकर तब लाना, कुएं से पानी भर ला। उधर कुएं पर गया तो कुएं पर जाकर जो चौकीदार था, कुएं वाला जो भी था, उसने उसको पकड़ लिया। चोर था, वो पकड़कर अंदर लाया, पानी का लोटा भरा हुआ था। दादी ने क्या किया, पानी आधा पिया, आधा चोर को पिला दिया और बोला बेटा अब तो चोरी करिए खेती, आज से हम दोनों माँ बेटा हुए। अब ऐसा देख करके चोर का जो हृदय है वह पिघल जाता है, यानी हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो चोरी जैसा बुरा काम छोड़कर खेती में लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दादी ने चोर के हृदय का परिवर्तन कर दिया। अब आगे लेखिका चर्चा करती हैं अपनी अपनी बहनों की, यानी जो 5 बहनें हैं वो किस तरह की थी, किस स्वभाव की थी। यानी 15 अगस्त 1947 का जश्न, आजादी का जश्न था इंडिया गेट पर। तो लेखिका की उस समय जो आयु रही है वो 9 वर्ष थी। बुखार था, टाइफाइड था, डॉक्टर ने बाहर जाने से मना कर दिया था। उसने खुद भी जिद किया मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन बुखार होने की वजह से उसको नहीं भेजा गया। पिताजी घर पर थे। पिता ने क्या किया, उसको ब्रदर शिकाराम जो एक उपन्यास उठाकर पढ़ने के लिए दे दिया। अब वो पढ़ती गई, लेकिन 9 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, लेकिन उसका पहला अध्याय उसे बड़े अच्छे से समझ आया। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों के ऊपर अत्याचार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो यह चीज उसको समझ आई। अब 5 बहनें हैं, कौन कौन सी है, मंजुला, दूसरे नंबर की है मृदुला, तीसरी चित्रा, अंचला, रेणु और भाई राजीव। अब जो लिखने का इनका क्रम है वो मंजुला ने लिखा, मृदुला ने लिखा, अंचला ने लिखा और उसके बाद राजीव ने लिखा। यानी लिखने से मतलब क्या है, साहित्य लेखन में जो आए हैं वो ये भाई बहन आए हैं। ठीक है, बाकी लेखन कला में नहीं है। अब वो बहनों की चर्चा करती है अपनी, कि जो रेणु है वो बहुत जिद्दी स्वभाव की है। अब जिद देखो कितनी है कि गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर देती है। माने स्कूल से जब बच्चों को गाड़ी लेकर आती है तो वो गाड़ी में नहीं बैठती, गाड़ी में बैठने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानती है कि ये सामंतशाही का प्रतीक है, माने ये बड़े पैसे वाले लोगों का प्रतीक है, गाड़ी में बैठकर आना, बाकियों के मन में हीन भावना आएगी, इसलिए मैं पैदल ही जाऊंगी। हमेशा सत्य बोलती थी। सत्य बोलती थी कैसे, कि मान लो अगर उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह क्या करती थी कि उसको मना कर देती थी। बोलती कि मैं तो नहाकर आई हूँ, यानी मैं रोज नहाती हूँ, मुझे इत्र यानी खुशबू की आवश्यकता नहीं है। लोगों को मजाक लगता, लेकिन वह सत्यवादिता थी उसकी। ठीक है, पिता की खुशी के लिए उसने बीए किया। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, पढ़ने में ज्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो पिता ने उस पर दबाव डाला और पिता से उसने 10 प्रश्न किए, क्यों पढ़ाई करें। पिता ने कहा पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिश्ता आएगा, कि अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो क्या मेरी शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी बातें उसने की पिता की खुशी के लिए, मानो। फिर बाद में उसने बीए किया। ठीक है, उसके बाद एक बहन है चित्रा, जो पढ़ने में कम और पढ़ाने में ज्यादा रुचि रखती है। ठीक है, तो क्या है कि वो खुद को पढ़ने में ज्यादा शौक नहीं है, बल्कि दूसरों को पढ़ाने में उसका ज्यादा शौक है, इसीलिए एग्जाम में उसके खुद के नंबर कम आते हैं और जो उसके शिष्य हैं उसके नंबर ज्यादा आ जाते थे। ठीक है, इसके बाद अचला ने क्या किया, पिता के अनुसार, यानी पिता की इच्छा थी कि तू अर्थशास्त्र की पढ़ाई करे, तो अचला नाम की जो बहन है उसने पिता की इच्छा अनुसार ही अर्थशास्त्र से पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद मृदुला, यानी वो अपनी चर्चा करती हैं। समझ में आ गई आपको? तो मृदुला जी अपनी चर्चा करती हैं, वो कहती हैं बिहार का कस्बा है एक डालमिया नगर, वह वहां जाकर रहती हैं। वहां बहुत सारे जो रहने वाले लोग थे बड़े छोटे विचारे, संकुचित विचारों वाले व्यक्ति थे, तुच्छ विचार वाले भी जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहां इतने छोटे विचार वाले थे कि महिलाएं अपने पति के साथ कभी सिनेमा तक देखने नहीं जाया करती थी, अगर जाती भी थी तो अलग अलग पंक्तियों में बैठती थी। ठीक है, उन्होंने वहां पर परिवर्तन लाया। अब परिवर्तन किस प्रकार लाया कि उन सभी महिलाओं को अभिनय नाटक करने के लिए राजी किया, वो भी दूसरे पुरुषों के साथ, अपने नहीं बल्कि दूसरे पुरुषों के साथ। और उस अभिनय और रंगमंच जो नाटक किए उनसे जो प्राप्त पैसा था वह उन्होंने कोष में जमा कर दिया। ठीक है, फिर वो जाती हैं जो आगे भागलकोट है, यानी कैथोलिक स्कूल का क्या है वहां पर, कि कैथोलिक बिशप से उन्होंने प्रार्थना की कि वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था तो यहाँ पर कोई स्कूल खोला जाए।
अब उन्होंने क्या बोला कि चूंकि यहाँ पर क्रिश्चियन की संख्या कम है इसलिए स्कूल नहीं खुलेगा, हमारे स्कूल में सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़ सकते हैं। क्रिश्चियन कम होने की वजह से स्कूल खोलने से उन्होंने मना कर दिया। लेखिका भी जिद्दी स्वभाव की है, मेहनती परिश्रमी भी है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और सफलता प्राप्त की। यानी वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोला, उनके खुद के बच्चे भी पढ़े और बाकी और अधिकारियों के बच्चे भी उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की उन बच्चों ने। ठीक है, वो सफल हुई, लेकिन वो ऐसा मानती हैं कि मेरी जिद कम है, मेरी बहन की जिद ज्यादा है। ठीक है, बहन जो है उसकी जिद की चर्चा करती है। वो कहती कैसी जिद्दी है बहन कि बरसात के दिनों में भी वह कॉलेज गई, मना करने के बाद कि ऐसे में कहीं कॉलेज नहीं खुलेगा, उसके बाद भी वह कॉलेज गई, पैदल गई। वहां जाकर गेट पर गार्ड ने मना कर दिया कि आज छुट्टी है, तो वहां से पैदल वापस आई। सबने बोला था कि मत जाओ, तब मानी नहीं। फिर कहती है क्या फर्क पड़ता है, मैं गई तो मैं वापस आ गई, कहीं रुकी तो नहीं। ठीक है, तो यह उसके जिद्दीपन का वो परिचय देती है। यानी इस तरह की उनकी घर की जो महिलाएं हैं उनकी क्या विचारधारा है, किस तरह उनकी कार्यशैली है, किस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, वह सब लेखिका मृदुला गर्ग ने इस पाठ में दर्शाया है। धन्यवाद।